वेलकम इन यूनिप्रेस। आज से हम हफ्ते में एक दिन आप और आपकी सेहत के मौजू से एक इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक डॉक्टर, वैद्य या हकीम होंगे और उनसे किसी ख़ास मर्ज़ के बारे में या उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल अली कादरी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। शुक्रिया डॉक्टर शफात आपका कि आपने एक मुझे मौका दिया कि अपने यूनिप्रेस के तहत आप जो एक नया हफ्तावारी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसका उन्वान आपने आप और आपकी सेहत रखा है, उसमें पहले मेहमान के तौर पर आपने मुझे बुलाया। हकीम साहब, आज हम सेहत के मौजू पे बात कर रहे हैं और आज चूँकि आप एक हकीम हैं और तिब्बी यूनानी से आपका ताल्लुक़ है, और हमेशा ये बात आती रहती है कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है उस या इमरजेंसी हालत है मरीज़ों की, उसको एलोपैथी में ही डील किया जा सकता है और दूसरी पैथी में वो बात नहीं है या वो इलाज नहीं है कि इमरजेंसी कंडीशन को डील किया जा सके। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी में तिब्बी यूनानी किस हद तक कारगर है या किस हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉक्टर शफा, जहाँ तक हंगामी हालात का सवाल है, तो हंगामी हालात को समझने के लिए और तिब्बी यूनानी में आया और तो यहाँ देखा कि यहाँ तो एक ख़जाना ऐसा है। और ख़ुद चूँकि मेरा हल्का एक बड़ा हल्का से ताल्लुक़ मैं रखता हूँ, इसलिए रात बेरात भी फ़ोन आता गया, तो कभी किसी को कुछ से कभी कुछ को बताने पर उसका जो रिज़ल्ट सामने आता था, तो उससे हमको ये लगा कि नहीं, तिब्बी यूनानी भी हंगामी हालात को हैंडल करने में उतने ही कारगर है जितनी दूसरी ये है। क्योंकि हंगामी हालात जो भी होती है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो हादसा किसी को पेश आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या तबई तौर पर मेडिकल तौर पर उसको हो जाए, यानी उसको कभी कुछ सर में एक बैग शदीद दर्द हो गया, अब इतना शदीद दर्द हो गया कि उसका घर में मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ा, या उसको उल्टी होने लगी, या उसको दस्त आने लगा, या उसको कभी ऐसा होगा कि कहीं से कुछ ब्लीडिंग शुरू हो गई ऐसी रात बरात में कि अब उसका जो है सो इलाज फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर के भागना ही उसका इलाज मुमकिन है। तो 80% तो ऐसा है जो 80% मेडिकल इमरजेंसी ऐसी है जो एक्सीडेंट नहीं, तबाही तौर पर इंसानी जिस्म के तो कुछ भी उनसुर के तब्दीली के वजह से वो पैदा हो जाती है। और 20% ही ऐसी है जो हादसाती तौर पर है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई चीज़ कान में पड़ गई, नाक में पड़ गई, तो ऐसी हालत में इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इक्विपमेंट की जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है, तो इक्विपमेंट में 20% ही ऐसा है जहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट पर आदमी को जाना पड़ता है। बाकी दवा से 80% ही इमरजेंसी दवा से उसका इलाज हो सकता है। ठीक है, बेहतर जवाब दिया आपने कि मेडिकल इमरजेंसी तिब्बी यूनानी से भी टैकल किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कौन कौन से ऐसे अमराज हैं कि उसकी मेडिकल इमरजेंसी को आप तिब्बी यूनानी से डील कर पाएंगे, या वो ऐसा मर्ज़ जिसका इलाज तिब्बी यूनानी में उसकी इमरजेंसी कंडीशन में पॉसिबल है। हम ये जानना चाहेंगे ताकि जो आवाम है, आम पब्लिक है, उसको भी मालूम हो, और जो तिब्बी यूनानी से जो स्टूडेंट हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसकी इमरजेंसी कंडीशन में भी आप अपनी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए क्या कुछ कम न थे कर बयां। जब आदमी को रात में किसी वक्त में दस्त आना शुरू हो जाए, तो ऐसी हालत में एक अकेला ज़ीरा ही काफ़ी है। अगर उसको ज़ीरा चबाकर खा लिया जाए तो फ़ौरन से पेशतर जिसको कहा जाता है वो उसका दस्त में उसका इफाक़ा हो जाता है। बहुत कुछ हो तो सुपारी एक आम सी चीज़ है जो उमूमन पड़ी रहती है जी, उमूमन सुपारी पड़ी रहती है। सुपारी खौला के पी लेने से आपका दस्त रुक जाता है, आपको कहीं मज़ीद और जाने की या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की नौबत नहीं आती है, अगर आपने उस वक्त शुरू में ही इसको इस्तेमाल कर लिया। तो उल्टी के सिलसिले में बता दें, उल्टी के सिलसिले में उल्टी आ रही है तो आ रही है, नहीं रुक रही है। आप बर का पेड़ जो है उसके जो लाल टूसा जो उसकी दाढ़ी के अंदर जो सबसे पहले उसकी पहली लाल टूसा जो निकलता है, उसका अगर खसांदा बनाकर आप दें तो उल्टी, किसी भी हालत की उल्टी वो रुक जाएगी।
अच्छा। अब मेरे पास इसको देने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये एम्स से वापस आ चुके थे और अब मेरी बात पे यकीन भी उनको करना बहुत ज़रूरी था। तब मैं वही आपके यहाँ गया, गांधी मैदान के पास जो बड़ का पेड़ है उसमें से तोड़ कर लाया, उसका खजाना बना के दिया। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उस तरह की उल्टी उनको दोबारा फिर नहीं हुई। उसके बाद एक हालत आपके आ जाती है जब एक बैग रात है और पेट में दर्द शुरू हो गया, चाहे अब वो जो है गुर्दे की वजह से शुरू हो गया है, हाँ अपेंडिसाइटिस की वजह से शुरू हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया। तो अब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? तो ऐसी हालत में काला नमक बहुत अच्छा है, फ़ायदा करता है। काला नमक आप अगर उसको आधी चमची खिलाएंगे तो वो किसी भी तरह का दर्द हो पेट का उसमें फ़ायदा कर जाएगा। शहद है, उसमें गुड़ है, उस वक्त जो रात बिरात में आपके पास कुछ इमरजेंसी नहीं मौजूद है तो वैसी हालत में गुड़, शहद, काला नमक, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी एक कंडीशन आती है कि अभी सुबह उठे और ब्लीड शुरू हो गई, एनल ब्लीडिंग बहुत कस के शुरू हो गई, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को छोड़ करके अगर ये दोनों कंडीशन है तो वैसी हालत में सिर्फ दही है, अस्पगोल है और शहद है। एक कटोरी दही को मैं 4 चम्मच अस्पगोल मिलाया, 2 चम्मच शहद मिलाया और घोट करके उसको खा लिया। तो ऐसी हालत में आपका एक ही खुराक में ये दोनों ताल्लुक़ से अगर है तो वो ब्लीड तो अगले बार रुक जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसका जो ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि आपका अभी हंगामी हालत की ही बात बताई जा रही है, उसके बाद फिर उसका एक इलाज है, उसको इलाज करना है। एक बैग अगर आपके सांस में बहुत ज़्यादा लगने लगा, सांस बहुत कम होने लगी और ब्रेथलेसनेस हो गया, तो ऐसी हालत में तलवे को गर्म करना और अर्क़ अजीब, जो हम लोगों के यूनानी के जैसा कि तुम सबको जानता है, अर्क़ अजीब, और अर्क़ अजीब का भी तो नाम बहुत कोरोना काल में तो उसका बहुत इसने काम अपना इस्तेमाल हुआ और इसने काम भी किया है। तो ब्रेथलेसनेस में जहाँ इसको सूंघा जाता है तो वो डायलेट करता है, ब्रोंको डायलेटर का काम करता है और ब्रेथलेसनेस बहुत जल्दी आसानी से इसमें कम होता है। इसी हालत में अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और मेरे पास अगर जैसा कि हम कहते हैं कि तिब्ब यूनानी जदीद और कदीम को मिला करके काम किया जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। तो इक्विपमेंट की यहाँ पे आपको एक ज़रूरत पड़ी कि आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए जिसमें आपको देना है, और उसके बाद फिर उसमें बाईपाइप भी लगाना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा बाईपाइप हो। तो ऐसी हालत में अगर बाईपाइप मेरे पास नहीं है और ना लगाना पड़े हमको और ये ठीक हो जाए, उसकी नौबत ना आए, इसके लिए अर्क़ अजीब अगर उसके मूँछ पर लगा करके और आप मास्क लगा देते हैं और शुरू करते हैं ऑक्सीजन देना उसको, तो उसका सैचुरेशन लेवल जल्दी रिकवर करेगा। और ऐसे भी ऐसा तजुर्बे में आज सुबह ही मेरी सास को, जैसे सब लोग जानते हो कि तुम लोगों की उस्ताद ही रही हैं, मुस्तकिल बीमार चल रही हैं और एक बैग उनका 40 हो गया। अच्छा। सैचुरेशन ऑक्सीजन चूँकि रख रखा है घर में, और उमूमन जब 80 और 75 और 72 पे आते थे तो अर्क़ अजीब सुघान देने के बाद उनका ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज उनका 40 हो गया सुबह, तब अब उनको ऑक्सीजन दिया तो भी वो जैसे 50 हुआ 15 मिनट के बाद भी 2 लीटर पे देने पर। तब उसके बाद फिर हमको यही ख्याल आया कि इनको ऑक्सीजन लगाने से पहले, मास्क लगाने से पहले इनको अर्क़ अजीब लगा देते हैं। अर्क़ अजीब लगा करके दिया, उसके 3 से 4 मिनट में वो 92 उनका सैचुरेशन हो गया उसी इसमें, लेकिन ऑक्सीजन और अर्क़ अजीब दोनों मिलकर, यानी दोनों का इश्तराक, बाहम इश्तराक की बात करते हैं कि आप दोनों को मिलन कर लीजिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसी हालत में इसके आप घर में आप इसको कर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेडिकल इमरजेंसी तो किसी उम्र में हो सकती है और अलग अलग उम्र की मेडिकल इमरजेंसी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी है। तो बच्चों में हमारे पास जो दवाएं हैं हम जानते हैं कि वो जो जिस फॉर्म में है वो बहुत ही फिजिबल नहीं है इस्तेमाल करने में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिटेशंस है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हम अपने यहाँ तिब्ब यूनानी से बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी को कैसे डील करेंगे? वही बात सामने आ जाती है कि ऐसी हालत में भी, बच्चों की हालत में भी वही बात सामने आ जाती है कि इसका घिसना और लगाना, दर्द सर ये भी तो है कि छोटा बच्चा भी है तो अब क्या करें। तो छोटे बच्चे में अभी जो 1 दिन का है, 2 दिन का है, ऐसी हालत में कभी कभी दो कंडीशन तो उसके साथ उमूमन होती है, मतलब 3 कंडीशन ज़्यादातर होती है। एक तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, दूसरे उसको दस्त या उल्टी होने लगेगा,
और दस्त में भी एक कंडीशन हो जाती है जहाँ शुगर इंटॉलरेंस हो जाता है बच्चे को, कि उमूमन जो है तो वो चीनी नहीं पचा पाता है और उसको दस्त आना शुरू हो गया। अब वो जो है एडमिट रहेगा, 10-12 दिन उस पर चलता रहेगा, एक लंबा प्रोसेस उस पर शुरू हो जाता है। तो उस हालत में जहाँ तक हमने देखा है, और उमूमन चूँकि वही बार बार बात आ जाती है कि हल्का बड़ा है और लोगों को उम्मीदें हो जाती हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या किया जाए। तो अभी इन्फेंट है, 1 ही दिन का बच्चा है, उसके बाद भी अगर हम सुपारी को पहले तो वही उसको घिसना और लगाना था कि जो हमने पढ़ा था वो ये था कि सुपारी को आप घिसिए, घिस करके मक्खी के सर के बराबर को पानी में घोलिए और उसको पिलाइए। तब उसको घिसना, हर के पास वो पत्थर मौजूद नहीं होता है जिस पे जो है वो उसको घिस ले लगा ले। तो अभी हाल के दिनों में कई लोग इस तरह की शिकायत लेके आए कि बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉक्टर साहब 3 दिन से एडमिट भी हैं, पानी भी चढ़ रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, सिर्फ मेंटेन्ड है उसकी सेहत और उसकी उम्र अभी 7 दिन है, क्या करें। तो ऐसी हालत में हमने उनसे कहा कि आप बस ऐसा कीजिए कि सुपारी लीजिए, उसको तोड़ करके उबालना शुरू कीजिए और एक सुपारी को 1 गिलास पानी में डालकर उबालिए। उबालते उबालते जब आपका वो 1/4 गिलास पानी बच जाए तब उसमें से 1/4 चमची बच्चे को पिलाइए। ऐसे करने पर अभी 3-4 जगह हमने देखा कि हाँ, उनका फ़ौरन ही जो इतने दिनों से परेशान थे उनका दस्त रुका और वो उसमें कामयाब रहे। और जहाँ तक सांस लेने की बात है तो उसमें छोटे बच्चे को उसी के वही नाक के पास अगर कड़वा तेल यहाँ लगा लिया जाए, कच्चा और अच्छा बना हुआ कड़वा तेल आपके यहाँ पर आप लगा देते हैं तो उससे जो वो सांस लेगा तो अंदर जाएगा तो उसकी कैपिलरीज खुली रहती है। और ये कंडीशन छोटे इन्फेंट बच्चे को उमूमन नहीं आती है। और करेवती तो हम लोगों के यहाँ मशहूर दवा जब आप बच्चे को इमरजेंसी में इस्तेमाल करते चले आए हैं, पुराना घी लगाते थे और ये करते थे, तो ये सब इमरजेंसी में ही करते थे ना, जो आज के हालत में हम लोग उस बच्चे को लेकर के फ़ौरन ही हॉस्पिटल दौड़ते हैं। जबकि अगर इस तरह से मैनेज किया जाए तो घर में भी मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अर्क अजीब का जिक्र किया पहले भी, और एक अस्थमा वाले केस में या ब्रेथलेसनेस वाले केस में बताया कि इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अजीबुल असर है, नाम भी उसका अर्क अजीब है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन अमराज में आप इसको इस्तेमाल करते हैं? एक अच्छा सवाल किया है अर्क अजीब के सिलसिले में कि अर्क अजीब तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर घर में मौजूद रहना चाहिए। अगर मेरा तो मानना यह है कि हम जितने यूनानी प्रैक्टिशनर हैं अपनी दवा, अब जिस किसी का भी इलाज कर रहे हैं साथ में उसको या तो फ्री में एक अर्क अजीब दें या उससे उसका पैसा लेकर के उसको दें और उसको रख दें। अगर वो आपसे वक्त बेवक्त कॉल करके आपसे मशवरा लेता है तो उसके पास तो अर्क अजीब का होना लाजमी है। इसलिए ये तो हम सब यूनानी वालों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए करना चाहिए, बना करके और आप अपने अपने मतब में रखिए और रख करके वो उसको पेशेंट के हवाले कीजिए कि रात बिरात में वो फ़ोन करे तो आपको उसको बताइए। दांत में दर्द हो रहा हो तो आप उसको लगा सकते हैं, सर में दर्द हो रहा है तो लगा सकते हैं, बिच्छू बिड़ना या किसी हर्षतुर्हज ने काट लिया है सांप के अलावा तो उसमें लगा करके आप उसको लगा करके उससे उसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ब्रेथलेसनेस में और कोरोना में तो आपके अभी रिम्स में इस पर बहुत सा काम भी हुआ कि उन लोगों को जिनको कोरोना हुआ था उनको 2 हिस्सों में बांटा गया। एक में अर्क अजीब का इस्तेमाल किया गया, दूसरे में सिर्फ एलोपैथ मेडिसिन इस्तेमाल की गई, दूसरे को एलोपैथ मेडिसिन और अर्क अजीब और भी कुछ साथ में दिया गया। तो अर्क अजीब वालों का और इन लोगों का रिज़ल्ट जो है तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आया था। ये तो अखबार में भी आया था और अभी मतलब एविडेंस बेस जिसको कहा जाता है। बस उल्टी के मामले में थोड़ा सा इसमें एहतियात रखना चाहिए क्योंकि एक बार जब उल्टी होने लगती है तो ऐसी हालत में दे देने पर जब दोबारा अगर इसको पी लिया है और अभी उल्टी हो रही है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि पूरा नाक वाक सब लहरने लगता है। तो वैसी हालत में उल्टी में हम उमूमन इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। उल्टी की हालत में वही 2 चीज़ जो पहले बताया वो उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी दस्त हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, किसी भी हालत में ऐसी हो रही हो जहाँ पर आप आँख के अंदर छोड़ करके बाकी आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं और लगा सकते हैं, पी सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का इसका इस्तेमाल है। हम लोगों के पास एक जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने यूनानी ड्रग्स को, उसमें हमारे पास मैदा ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ तक पहुँचा करके हम काम कर सकते हैं। मैदा अगर ख़ुद मुतासिर हो गया
तो फिर हमको मुश्किल हो जाती है कि हम अब क्या करें। इसका इक्विपमेंट पर भी कितनी देर तक रखेंगे, और वहाँ पर बहुत सारी हालत ख़राब होती है मेरी। एक बात उसमें एक ये समझ में आई थी कि हाँ, राइस ट्यूब लगा करके आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर लकवा हो जाए, किसी को लकवा मार दे या फालिज मार दे, तो उसमें माउल असल और ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जवन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें रीठा और गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। लकवा में बहुत अच्छा रीठे का और इसका इस्तेमाल है, तो वो इतना कड़वे रहती है कि अगर उसको राइस ट्यूब से दिया जाए तो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन एक बात ये हमको जब से मैंने ये तिब्बत यूनानी पढ़ना शुरू किया है, तब से ये ख्याल आता था, और थोड़ा सा चूँकि बैकग्राउंड साइंस का भी मेरा रहा है, जहाँ तिब्बत जदीद को भी मैंने पढ़ी है, तो उसमें था कि हाँ, हम इंजेक्टेबल कोई जोशानदा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जोशानदे को क्या हम आइसोटोन करके, या इस तरह के, जैसा कि तुम कॉलेज में भी हो माशाल्लाह से, कहीं के गाइड भी हो, तो क्या इल्मुल अदविया वाले जोशानदे के लिए कोई प्रपोज़ल भेज करके कोई इस पर काम नहीं कर सकते हैं कि हाँ, जोशानदा को ही हम इस तरह बना लें कि उसको डायरेक्ट सलाइन पर चढ़ा लें? आज हकीम साहब हमारे मेहमान हैं और आज सवाल इनसे होना है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी सवाल इन्होंने छेड़ दिया है, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। वो है हंगामी हालत। इमरजेंसी में हमारे साथ जो लिमिटेशंस हैं उनका इन्होंने जिक्र किया कि हमारे पास मैदा है और इसका कितना इस्तेमाल करें। कुछ बखूर वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शमूम इस्तेमाल करते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस तो है। अगर हमारे पास इनके कहने के मुताबिक अगर हमारे पास कोई ऐसा ज़राए होते जिसे दवा हम सीधे तौर पर इंट्रावेनस डाल सकते, तो रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ये एक अच्छा टॉपिक आपने दिया है। ये हम टॉपिक छोड़ रहे हैं कॉलेज के लिए, जो एकेडमिक्स में काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट में काम करते हैं। अब बहुत मुश्किल नहीं है कि इस पे काम किया जाए। बेहतर ये है कि जो फार्माकोलॉजी वाले हैं, इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको ये चाहिए कि एनिमल एक्सपेरिमेंट कर लें। जी हाँ। और एनिमल एक्सपेरिमेंट करके उससे जो आउटकम निकलेगा, फिर उसको एक लीड के तौर पर आगे, अगर उसे पॉजिटिव लीड निकलता है तो उसके और भी जो दूसरे तरीके हैं एक्सपेरिमेंट के, उसको पूरा करके फिर इस मरहले में आया जा सकता है। तो आपके इस अच्छे सवाल के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम आप और आपकी सेहत ख़त्म करता हूँ, और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप और आपकी सेहत का प्रोग्राम है, यूनिप्रेस के ज़रिए हफ्ते में एक बार आया करेगा, और सेहत के मुतालिक, मर्ज़ के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख डालें। इंशाअल्लाह उसका जवाब नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे इस पहले प्रोग्राम में हमारी दावत पर हकीम अब्दुल अली कादरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, हमारे स्टूडियो में आए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इनके कदम पड़ने के बाद ये प्रोग्राम मुसलसल चलता रहेगा।